कोहिनूर, यकीनन आपने नाम तो सुना होगा। दुनिया का कीमती तरीन और सबसे मशहूर और मुतनाज़ा हीरा, जो कि आज बरतानवी ताज की जीनत है। मगर इसकी असल कहानी बहुत पुरानी, बहुत लंबी और बहुत दिलचस्प है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कोहिनूर कहाँ से निकला, किस किस के हाथों से गुजरा और कैसे आखिर में लंदन की ताज तक जा पहुंचा। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो उसमें मैंने बताया था कि बैटल ऑफ गुजरात के बाद ये हीरा लंदन चला गया था। तो इस वीडियो के अंदर आपको उस हीरे की सारी डिटेल्स बताने वाला हूँ। अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से करना है और वीडियो को लाइक करना है और एंड तक वीडियो देखनी है अगर आप हीरे की पूरी मालूमात जानना चाहते हैं। कहानी शुरू होती है तकरीबन आज से 700 साल पहले, दक्कन के इलाके गोलकंडा से, जो आज भारत की रियासत तेलंगाना में मौजूद है। वहाँ एक मशहूर कान थी, कोलोर माइन। कहा जाता है कि 13वीं सदी के आसपास एक मकामी मजदूर को जमीन के अंदर से एक पत्थर मिला जो सूरज की रोशनी में चमक उठा। वो पत्थर ही आगे चल के कोहिनूर कहलाया, यानी रोशनी का पहाड़। इस वक्त गोलकंडा पर ककातिया सल्तनत की हुकूमत थी और ये हीरा इसके बादशाह प्रताप रुद्र देव के खजाने में चला गया। इसके बाद थोड़ा सा वक्त गुजरा। 1310 के आसपास अलाउद्दीन खिलजी ने जनूबी हिंदुस्तान पर हमला किया। इसके जनरल मलक काफूर, उसने वरंगल फतह किया और वहां से बेशुमार खजाने दिल्ली ले आया। इन्हीं खजाने में शामिल था कोहिनूर। यूं पहली बार ये हीरा दिल्ली सल्तनत में दाखिल हुआ। कुछ दहाइयां गुजरी, फिर तुगलक खानदान ने दिल्ली पर हुकूमत संभाली और 1398 में जब तैमूर ने हिंदुस्तान पर हमला किया तो वो भी दिल्ली का खजाना लूट कर ले गया और साथ ही कोहिनूर भी समरकंद उज्बेकिस्तान पहुंच गया। वक्त गुजरता गया। कई नस्लों बाद तैमूर की औलाद में से एक बादशाह पैदा हुआ जिसका नाम था ज़हीरुद्दीन बाबर। अब ज़हीरुद्दीन बाबर 1526 के अंदर हिंदुस्तान के अंदर आया और उसने हिंदुस्तान फतह किया और तैमूरी विरासत के साथ ही कोहिनूर दोबारा हिंदुस्तान लौट आया। बाबर ने अपनी किताब बाबर नामा में लिखा है कि मेरे खजाने में एक ऐसा हीरा है जिसकी मिसाल दुनिया में मौजूद नहीं है। ये वही कोहिनूर हीरा था। और उसी किताब में उसने कहीं पर ये लिखा है कि ये हीरा उसको दिल्ली फतह करने के बाद मिला था, लेकिन ये भी कहा जाता है कि ये हीरा उसको उसकी आबाओ अजदाद से मिलता आया, यानी कि उसी की नस्लों में से ये हीरा उस तक पहुंचा और वो तैमूरी विरासत के साथ ही कोहिनूर दोबारा हिंदुस्तान लौट आया। बाबर का दौर गुजरा और उसके बाद अगर आप अकबर का दौर देखें और जहांगीर का दौर देखें तो वहां पर आपको इस हीरे का जिक्र कहीं नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि उन्होंने इस हीरे को इस्तेमाल में लाया ही नहीं। शायद वो इसको नहुसत समझते थे या फिर कुछ और। उन्होंने इसको अपने खजाने की जीनत बनाकर रखा, कभी बाहर नहीं निकाला और ये हीरा हमेशा छुपा रहा। फिर आया शाहजहां का दौर। फिर शाहजहां ने जब तख्त ताउस बनवाया तो कोहिनूर को इसके बीच में जड़वा दिया। कहा जाता है कि जब सूरज की रोशनी इस पर पड़ती थी तो पूरा दरबार चमक उठता था। 1739 में ईरान का बादशाह नादर शाह दिल्ली पर चढ़ाई कर लेता है और दिल्ली को फतह कर लेता है। फिर उसने क्या किया, खजाना लूटा और खजाना लूटने के बाद जब नादर शाह ने शाही महल में वो चमकता हुआ पत्थर देखा तो वो बेअख्तियार बोल उठा, ये तो कोहिनूर है, रोशनी का पहाड़। इसी दिन से इसका नाम हमेशा के लिए मशहूर हो गया। लेकिन ज्यादा अरसा नहीं गुजरा, नादर शाह मारा गया और इसका खजाना बिखर गया। नादर शाह का जनरल अहमद शाह अब्दाली ये हीरा लेकर अफगानिस्तान वापस गया। फिर ये अब्दाली खानदान के पास कई दहाइयों तक रहा। अहमद शाह के बाद ये इसके बेटे तैमूर शाह और फिर शुजा अल मलक दुरानी के पास आया। ये वो दौर था जब अफगानिस्तान अंदरूनी जंगों में उलझ चुका था। फिर थोड़ा सा वक्त गुजरा और 1813 में अफगान बादशाह शुजा अल मलक ने पनाह मांगी महाराजा रंजीत सिंह से, जो इस वक्त पंजाब के हाकिम थे। और रंजीत सिंह ने शर्त रखी, अगर तुम कोहिनूर मुझे दे दो तो मैं तुम्हें बचा लूंगा। शुजा ने हीरा हवाले कर दिया, लेकिन बिल्कुल ऐसे नहीं हवाले किया। उसने वो हीरा देने से पहले एक तारीखी जुमला बोला। रंजीत सिंह ने उससे पूछा था कि इस हीरे की कीमत क्या है, मैं तुम्हें इस हीरे की कीमत अदा करता हूँ। शुजा अल मलिक ने कहा कि इस हीरे की कीमत सिर्फ और सिर्फ ताकत है। जब हमारे पास ताकत थी, ये हीरा हमारे पास था। अब तुम्हारे पास ताकत है, तुम इसको लेने की जिद कर रहे हो।
تو اس وقت لاہور کے دربار کے اندر اس ہیرے کی قیمت 50,000 لگائی گئی تھی، جو کہ رنجیت سنگھ نے اس کو دیے تھے اور یہ ہیرا پاس رکھ لیا تھا۔ یوں کوہ نور پہلی بار پنجاب کے دربار میں لاہور پہنچا۔ رنجیت سنگھ نے اسے صرف خاص مواقع پر نکالتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ کہا کرتا تھا، یہ پنجاب کی شان ہے، یہ میری ذاتی ملکیت نہیں ہے۔ اس کے بعد آتی ہے جنگ گجرات، جو کہ میں آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں۔ 1849 برطانوی فوج نے سکھ سلطنت کو شکست دے دی، پنجاب انیکس ہوا اور لاہور کا خزانہ ان کے قبضے میں چلا گیا۔ مہاراجہ دلیپ سنگھ اس وقت صرف 11 سال کے بچے تھے۔ ان سے ایک معاہدہ کرایا گیا جس میں لکھا کوہ نور برطانوی حکومت کے حوالے کیا جائے گا، اور یوں یہ ہیرا بحری جہاز سے لندن بھیج دیا گیا۔ 1850 میں ملکہ وکٹوریہ کے سامنے کوہ نور پیش کیا گیا۔ اس وقت اس کا وزن تقریباً 186 کیرات تھا۔ بعد میں اس ہیرے کو کاٹ کر تراشا گیا تاکہ چمک زیادہ ہو، مگر وزن کم ہو کر 105 کیرات رہ گیا۔ یہ ہیرا اب برطانوی شاہی تاج میں جڑا ہوا ہے۔ ملکہ الزبتھ پھر ملکہ کیملا تک ہر تاج پوشی میں یہ ہیرا نمایاں دکھائی دیتا ہے۔ اب آتے ہیں آج کی دنیا کی طرف۔ بھارت، پاکستان اور افغانستان تینوں ممالک اس پر حق جتاتے ہیں۔ بھارت کہتا ہے یہ ہماری زمین سے نکلا ہے، پاکستان کہتا ہے یہ لاہور کے دربار سے گیا ہے لہٰذا ہمارا حق ہے، افغانستان کہتا ہے یہ عبدالی کے خزانے کا حصہ تھا، اور برطانیہ وہ کہتا ہے کہ ہم نے اسے قانونی طور پر حاصل کیا تھا۔ لیکن سوال اب بھی باقی ہے، طاقت سے لیا گیا خزانہ کیا کبھی قانونی ملکیت بن سکتا ہے؟ یہ کوہ نور کی کہانی تھی۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دنیا کی سب سے چمکتی ہوئی چیزیں اکثر خون میں لتھڑی ہوتی ہیں، اور یہ دنیا کا ایک ایسا ہیرا جس نے بادشاہ بدل دیے، جس نے سلطنتیں گرا دی، اور شاید اس کی چمک آج کتابوں کے چند صفحات میں باقی ہے، باقی ختم ہو چکی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اور انفارمیشن اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک لازمی سے کر دینا، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملیں گے کسی اور ہسٹوریکل ویڈیو، ہسٹوریکل پلیس کے اوپر، تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔